हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका मैथ के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपका कांस्टेबल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आज होगा मेरा सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 1 नंबर सेट और 2 नंबर सेट मैं आपको मैथ का करा चुका हूँ। इसमें हम लोग करेंगे सेट नंबर 3। ठीक है, और आपका प्रीवियस वाली वीडियो में अगर बात करूँ तो मैं इसी शिफ्ट का मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सेट सॉल्व कराया था। ठीक है, तो वहाँ पास आपका मैंने 110 तक आपको लास्ट छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था आगे वाले वीडियो में पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले वीडियो में आपका मैं इसमें 10 क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट का करके पूरा खत्म कर दूंगा। फिर इस 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं और एक सेट लेके आके इसी वीडियो में आपको उसका आधा क्वेश्चन फिर उसमें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिला के मैं इस वीडियो में आपको फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, और आपका जैसे कि पता है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि बचे हुए दिन में आपको क्या करना है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का ही मैथ और रीजनिंग के पैटर्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आपका। और मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके एक बार सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से देख सकते हैं और साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यानी 111 नंबर वाले क्वेश्चन में एक ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में 38 सेकंड लगते हैं, जो कि 473 मीटर लंबाई के एक पुल के एक छोर पर है। यदि ट्रेन के पुल पार करने में 81 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन का लंबाई का पता लगाएं। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई एक ट्रेन है, 38 सेकंड लेता है आपका कोई सिग्नल को पार करने में। क्लियर है, साथ में बोला वही ट्रेन जब आपका 473 मीटर लंबाई को पुल को पार करता है तो उसको समय लगता है 81 सेकंड। तो आपसे पूछा क्या गया, ट्रेन का लंबाई का पता लगाए। तो अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पास और ध्यान दीजिएगा, आपका किसको पार कर रहा था, एक आपका यहाँ पर सिग्नल को पार कर रहा था 38 सेकंड में, और एक ट्रेन वही ट्रेन आपका 473 मीटर वाले लंबाई को पुल को पार कर रहा था 81 सेकंड में। ठीक है, वो ट्रेन, तो यहाँ पास आपका जो ट्रेन का गति होगा वो तो दोनों जगह सेम रह रहा होगा। बात को समझिएगा, जो आपका सिग्नल को पार कर रहा है जिस गति में, वही गति में तो आपका वो पुल को भी पार कर रहा होगा। ठीक है, तो यानी मेरा क्या होगा, वो दोनों गति को हम दोनों जगह बराबर कर देते हैं। तो आप लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह स्पीड को इक्वल कर देता हूँ। अब आपका क्या करेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम को। तो देखिए, आपका पुल को कितने देर में पार कर रहा था, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका यहाँ पास सिग्नल को कितने देर में पार कर रहा था, तो 38 सेकंड में पार कर रहा था। और आपको पता होना चाहिए, जब आपका सिग्नल को पार करता है तो डिस्टेंस क्या होता है, तो खुद ट्रेन का लंबाई होता है। तो यहाँ पास में जो ट्रेन का लंबाई पूछा है फिलहाल, तो मैं यहाँ पर टी लिख लेता हूँ। ये आपका टी आ गया। अब बटा टाइम, टाइम कितना लग रहा था सिग्नल को पार करने में, तो 38 लग रहा था, 38 सेकंड। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये मेरा स्पीड हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, तो जो आपका पुल का पार कर रहा था वही गति में। तो यहाँ पास अब आपका जब पुल को पार कर रहा था तब आपका इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब चीज़ जान रहे होंगे। तो यहाँ पास आपका 473 प्लस आपका टी, यानी आपका ट्रेन का लंबाई। अब कितना सेकंड लग रहा था उसको पार करने में, तो 81 सेकंड लग रहा था। तो ये मेरा 81 सेकंड लग रहा था। तो अब देख लीजिए, ये मेरा सिग्नल को पार कर रहा था इस स्पीड में, और वही स्पीड में मेरा पुल को पार कर रहा था। तो बस अब इसको इक्वल मैंने कर लिया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 81 टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 38 को यहाँ से 473 से आप गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 17,974 आ जाएगा। क्लियर है, और फिर 38 को टी से गुना कर लेंगे यहाँ से, तो 38 टी आ जाएगा। अब ये 38 टी आपका इधर साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 43 टी हो जाएगा। और ये आपका 17,974 का 74 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 43 का पहाड़ा में काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 418। तो यानी मेरा ट्रेन का लंबाई क्या आ गया, 418 मीटर। क्लियर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता आप लोग समझे होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्या, कि एक 125 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में से 90 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बॉक्स है, इसमें 125 डिटर्जेंट का साबुन वाला बॉक्स है, इसमें बोल रहा है 90 का यूज़ कर लिया जाता है, मतलब उपयोग कर लिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि बचे हुए साबुन का प्रतिशत बताइए, शेष मतलब शेष वाले को प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, 90 का उपयोग कर लिया गया तो बचा कितना आपके पास, 125 में से तो आपके पास बच गया 35 बच गया। अब आपका यही शेष है, तो आप इसको प्रतिशत में बता दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 का में ही होगा,
क्योंकि टोटल आपका बॉक्स में कितना डिटर्जेंट साबुन था, तो 125 का था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 का पाड़ा में 4 बार है, 25 का पाड़ा में 5 बार में, 5 का पाड़ा में ये 7 बार में, तो कितना आ गया 7 गुना 4, यानी आ गया 28% आपका साबुन शेष है। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला आपका, पुस्तक पर मुद्रता मूल्य 4200 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वह अब भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य रुपए में बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, कोई आपका अंकित मूल्य आपको क्या बोल दिया है कि आपका 4200 रुपया है। ठीक है, अब बोला विक्रेता इस पर 10% का छूट दे रहा है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य हमेशा खुद में 100% होता है। तो 100% होता है, तो यहाँ पर 10% का छूट दे दिया जा रहा। तो यानी कितना में बेच रहा, तो 90% में बेच रहा। तो मेरा जो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4200 का 90%, यानी इतना में ही बेच रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कट गया, यानी आपका 42 गुना 90, ये इसका क्रय मूल्य मतलब आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 9 2 18 और 9 चौक 36 और 36 1 37, यानी ये आपका बेच कितना मेरा, तो 3780 रुपये में बेच रहा। अब आपको क्या बोल रहा, यदि वह अब भी 20% का लाभ कमा रहा तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए, ये मेरा आपका विक्रय मूल्य है। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, और कितना लाभ हो रहा है उसको, 20% का लाभ हो रहा। तो सिंपल है। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये विक्रय मूल्य को याद रखिएगा 3780। तो चलिए, अब मेरा क्या था विक्रय मूल्य, तो 3780 था। आपको निकालना था क्रय मूल्य। तो सिंपल है, क्या होता है ये आपका विक्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, और ये आपका कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी आपका 100 प्लस 20, अगर घाटा होता तो 100 माइनस घाटा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 120 निकल के आ गया। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 6 का पाड़ा में काटेंगे, 6 6 36 और 3 और 0, यहाँ पास आ गया 630 गुना 5। तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 3150 रुपये आ गया। क्लियर है, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरा आपका यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 3150 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सलीकरण से है, और मैं आपको बता चुका हूँ सलीकरण से क्वेश्चन तो 2 से 3 आपको जरूर पूछने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए पहले से। तो यहाँ पर आपका क्या बोला सलीकरण में, तो देखिए आपको हल करना है। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए रूट में सब आपका अंदर अंदर में रूट है। तो सबसे पहले आपका कहाँ से शुरुआत करना है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखिए रूट में क्या है, 729 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूट ये 729, ये आपका 729 किसका आपका स्क्वायर होता है, तो ये आपका होता है 27 का। तो ये आपका निकल जाएगा बाहर। जैसे ये बाहर निकलेगा तो फिर रूट में क्या है, तो 262 प्लस 27 हो जा रहा। तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 2 9 6 2 8 और 2। तो ये आपका फिर कितना आ गया, 279 आ गया रूट में। तो ये जैसे 279 रूट में आया तो आपको फिर पता चल जाएगा ये किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है। तो अब देखिए 17 का स्क्वायर है, तो अब मेरा क्या आ गया, 138 माइनस 17। ठीक है, तो आपको यहाँ से सॉल्व करते करते चलना है। ठीक है, इस तरीका से कीजिएगा। तो 138 माइनस 17 अब आ गया, तो 8 से 7 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2 और 1, यानी अब कितना आ गया, रूट 121। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का होता है। तो अब ये भी जब बाहर निकला तो क्या हो गया, 11 बन गया। तो यहाँ पास आ गया मेरा क्या, फाइनली 70 प्लस 11। अब इसको ये देखेंगे कितना हो गया, 81 हो गया। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। बस आपको इसको पीछे तरफ से लेके सॉल्व करते चलना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 15 से विभाज्य है। तो यहाँ पर सबसे पूछ रहा है कि 15 इसमें से ये चारों नंबर मतलब जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि 15 से कौन आपका पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पास आपको 15 दिया हुआ, अब 15 का तो पहाड़ आप लोग जान ही रहे होंगे, तो यहाँ पास आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ ऐसा नंबर दे दे, सपोज दैट अगर आपको 28 दे देता तो आप तो 28 का पहाड़ा नहीं जान रहे होते, तब भी आप क्या कीजिएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, 28 का पहाड़ा आपको जब दे मतलब आपको 28 दे दे तो आपको क्या करना है, 7 गुना 4। अब आप 4 का भी पहाड़ा जानते हैं और 7 का भी पहाड़ा जान रहे होंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि कौन इसको विभाज्य कर लेगा। जहाँ आपको पता चल गया कि 7 आपका भाग नहीं दे पा रहा है तो फिर वो ऑप्शन को हटा दीजिएगा। तो इसी तरीका से आप चेक कर लीजिएगा, जल्द से जल्द आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे, मैं ये वाले नंबर को डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या नंबर है आपका, 11,835 है। तो 15 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 15 कितना होता है, 15 सते 105,
अब 105 है तो 105 में से आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 13 बच जाएगा, 13 बच जाएगा, और 13 और 3 फिर आ गया, आपको जरूरत नहीं है वहाँ पास आपको डिविडेंड लिखने का। फिर 130 आ रहा, तो फिर आपको पता होगा 15 8 120, फिर आपके पास बच गया 13, और फिर 5 आ गया, तो ये आपका कितना बार में आ जाएगा, ये 9 बार में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये कट रहा है पूरा, तो आपको बस चेक ही करना है। क्लियर है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका डीआई से है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका था डीआई हम लोग इसका समझ चुके थे, तो यहाँ पास मैं फिर भी एक बार थोड़ा हाईलाइट मार देता हूँ। देखिए सिंपल सा डीआई था कि कोई दो कंपनी है, एक्स कंपनी वाई कंपनी, दो कंपनी का आपका उत्पादन दिया गया, जैसे कि 2001 वर्ष से लेकर 2006 वर्ष तक में दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे आपको दिखा रहा होगा 2001 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 5 6, इसी तरीके से 6 वर्ष तक में आपका दो कंपनी का उत्पादन दर्शा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो देखिए आपका 2001 में आपका देखिए ये एक्स कंपनी का ये उत्पादन है, फिर एक्स कंपनी का 2002 में ये उत्पादन है, 3 में ये उत्पादन है, 4 में ये उत्पादन हुआ, 5 में ये, 6 में ये, ठीक है। इसी तरीके से वाई कंपनी का भी 2001 में इतना उत्पादन हुआ, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो यही आपका 6 साल का उत्पादन दो कंपनी का दर्शाया जा रहा है। क्लियर है, सिंपल सा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि एक्स कंपनी द्वारा 2001 और 2002 में निर्माता वाहनों की संख्या में क्या अंतर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स कंपनी द्वारा बोल रहा है 2001 में और 2 में क्या अंतर है वाहनों का। तो यहाँ पर देखिए एक्स कंपनी कौन सा हो गया, मेरा एक्स कंपनी ये वाला हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स कंपनी 2001 में क्या आपका उत्पादन कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, तो 39 दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको जूम करूँ या फिर मैं तो आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको पता चल जाएगा खुद। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 39 है, तो यानी आपका एक्स कंपनी 2001 में 39 आपका उत्पादन कर रहा है। ये आपका संख्या हज़ार में है, तो ये आपका 39,000 हो गया। अब देखेंगे क्या है, 2002 में देखिए एक्स कंपनी का उत्पादन कितना है, तो देख लीजिए ये 43,000 है, तो यानी ये 43,000 हो गया। तो इसी का तो आपसे अंतर पूछा है, एक्स कंपनी का ही 2001 और 2 में निर्माता वाहनों की संख्या का अंतर। तो 43 में और 1,000 है, 39,000 है, तो कितना का अंतर है, तो 4,000 का अंतर है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अब। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पास आपको सिर्फ 4 लिखा है, ठीक है, 1,000 को नहीं यहाँ पास दिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या बोला है आपसे, समभुज त्रिभुज जिसका भुजा 400 मीटर सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, कोई आपका समभुज त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पास यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको क्या बोला है, उसका भुजा 100 सेंटीमीटर है, यानी ये 100 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या पूछा है, का क्षेत्रफल बताएं। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सारा फॉर्मूला आना चाहिए कम से कम बेसिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पास मेरा ए स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए क्या दिया हुआ, भुजा, तो 100 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, बस डाल देंगे फॉर्मूला में, सिंपल सा। तो ये देखिए मैं हटा देता हूँ, तो √3/4 ए स्क्वायर है, यानी 100 होगा, तो 100 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर में 50 बार में, ये 2 का पावर में 50 बार में, तो क्या आ गया आपका 50 गुना 50, तो ये हो गया 2500 और √3, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 7 संख्याओं का औसत 148 है, एक संख्या निकाल देने से औसत वही रहता है, निकाली गई संख्या बताएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया, तो 148 दिया। तो देखिए 7 संख्या का औसत 148 है, तो पूरा योग कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 148 हो जाएगा, यही मेरा योग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 8 56, 5 7 चौके 28, 5 33 और 3 7 3 एकम 7 10, तो ये क्या हो गया आपका 1036 आ गया। अब बोला एक संख्या को निकाल देने से औसत वही रहता है, तो यानी 6 संख्या हो गया, एक निकाल दिया गया, औसत कितना, तो 148 का 148 रह जाएगा। तो अब इसका योग देख लीजिए कितना हो गया, तो 8 6 48 और आपका 48 और 4 6 6 24 और 4 28 2 6 2 8, तो ये कितना आ गया आपका 888 आ गया। तो अब देख लीजिए कौन सा संख्या है आपका, मतलब कौन संख्या था, तो इसको घटा लीजिए। तो 16 में से 8 जाएगा, ये आपका 8 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4 हो गया, और यहाँ से आपका 9 से 8 जाएगा 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148, ठीक है। तो यह ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। वैसे आप अगर ध्यान देते, इसको तो बनाने का जरूरत ही नहीं था, आप ध्यान देते, क्या बोला, 7 संख्या का औसत 148 है, एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। तो आपसे पूछा निकाली गई संख्या बताएं, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि 148 ही होगा। जब औसत में कोई फर्क नहीं आया 7 संख्या में,
एक संख्या निकालने के बावजूद, तो इससे क्या पता चलता है, यानी वो नंबर आपका 148 ही होगा। तो ये आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आपको इसको बिना बनाए आप इसको बना सकते थे, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला अब आपका, एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं का अनुपात 2, 3, 4, 5 और परिमाप 602 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजाएं बताएं सेंटीमीटर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला आपका, अनुपात है तो 2, 3, 4, 5 में। तो 2, ये देखिए 2, 3, 4, 5। क्या परिमाप है, तो 602 है। तो बस यहाँ पास क्या हो गया, 2x प्लस परिमाप मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे पूरा पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर अब आप लोग जान रहे हैं तो क्या होगा, ये मेरा 602 दे दिया है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x ये किसके बराबर होगा, तो परिमाप के बराबर होगा। तो 602 हो गया। क्लियर है। अब इसका सॉल्व कर लीजिए। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14। तो कितना आ गया, 14x इक्वल टू 602। इसको काट लेते हैं। तो 14, 14 चौके कितना होता है, 56। और यहाँ पर 4 हो गया, 4, 2 तो 14 तिया 42। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास, 43 निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, सबसे छोटी भुजा बताए। तो सबसे छोटा भुजा कौन होगा, 2x होगा। तो मेरा x का वैल्यू क्या था, 43 था। तो 43 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका 86 हो जाएगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 86 है। क्लियर है। उम्मीद करता है ये भी आप लोग समझ जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या बोला अब आपका, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाएं में 75 का औसत स्कोर चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उनका स्कोर 76, 72, 68 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे क्या स्कोर चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। सिंपल सा में क्या बोला गया कि कोई आपका जर्मलिन है, ठीक है, उसको परीक्षा में 75% का औसत चाहिए, ठीक है। 75% का औसत स्कोर चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं का नंबर आपको दे दिया गया, एक 76 है, एक 72, एक 68 है। आपको बोल रहा है वो प्रतियोगिता को में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसको कितना स्कोर चाहिए, जिससे आपका उसका 75% का औसत स्कोर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पास आपको क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पास आपको ये नहीं बताया कि अधिकतम मार्क्स कितना है हर परीक्षा का, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं बताया गया। तो यहाँ पास आप कोई सा भी एक नंबर को आप थोड़ा देर के लिए समझ सकते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ पास आपको कोई नहीं बोला कि अधिकतम मार्क्स कितना है। तो अधिकतम मार्क्स आप मान लीजिए कि ये 100 नंबर का परीक्षा हो रहा था आपका, ठीक है। तो यानी आपका 100 नंबर में 76 आया, 100 नंबर में 72 आया, 100 नंबर में 68 आया। आपको क्या बोला, जर्मलिन को 4 परीक्षाओं में 75 का औसत चाहिए। तो 75 का औसत चाहिए मतलब क्या, तो 100 नंबर के आपका अधिकतम करके एग्जाम हो रहा था, और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम कितना हो जाएगा, टोटल 400 हो जाएगा। तो 400 में उसको 75 चाहिए औसत। तो यानी टोटल नंबर कितना चाहिए उसको, तो 0, 0, 0, 0 कट गया, यानी 75 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो गया आपका 300। यानी टोटल इसको 4 सब्जेक्ट में इसको 300 नंबर चाहिए। तो अब देख लीजिए 300 नंबर चाहिए ना, तो 300 नंबर में ये 3 को का पहले कितने नंबर हो गया आपका, 8, 2, 10 और 10 और 6 16, ठीक है, 7, 7, 14, 1, 15 और 15, 6, 21। तो ये आ गया मेरा 216। 216 आया कितना, तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट का मिला के। अब आपको क्या बोला था, 300 नंबर चाहिए। तो आपसे वही पूछा था कि चौथे वाले सब्जेक्ट में जो होगा परीक्षा में उसको कितना स्कोर चाहिए। तो 300 चाहिए था उसको औसत 75 का औसत बनाने के लिए, और 216 अभी तक आया है, तो कितना कम है उसके पास। तो 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 9 से 1 जाएगा 8 और 0। तो ये आपका कितना हो गया, 84 नंबर। यानी उसको चौथे परीक्षा में उसको 84 नंबर चाहिए 75% का औसत स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसको सिंपल सा आप ऐसे समझ के बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा ये वाला सेट को सॉल्व होता है फ्रेंड्स। यहाँ पास मैंने पूरा इस सेट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। चलिए अब हम लोग दूसरा सेट को सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरा नया सेट का क्वेश्चन। जैसे कि देख सकते हैं ये आपका फिर से, ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 86 नंबर से, जो कि आपका 120 तक जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पास हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न पूरा सेम था, और इससे बाहर फ्रेंड्स आपका भी कुछ अलग नहीं आने वाला है। आप देख लीजिएगा, जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप सारा क्वेश्चन खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा था कि एग्जाम पैटर्न सेम था। बस आपको डाटा थोड़ा घुमा दिया जा रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला आपका, रुपये 6150 की राशि साधारण ब्याज पर 13% का वार्षिक दर पर निवेश की गई, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोला आपको, कोई मूलधन दे दिया गया है, यानी आपको प्रिंसिपल दे दिया गया कितना, 6150,
ब्याज दर दे दिया गया, रेट आपको दे दिया गया 13% और 4 साल के लिए आपका निवेश किया जा रहा है। तो ये आप 4 साल का निवेश किया जा रहा है, तो आपसे पूछा क्या 4 साल बाद कितना पूरा राशि हो जाएगा, यानी आपको ब्याज के सहित बताना है कितना राशि हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा यहाँ पास आपको रेट दे दिया गया है और आपको यहाँ पर समय दे दिया गया है। तो मेरा टोटल आपका 4 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, तो 13 गुना 4 यानी कितना आ गया मेरा 52% आ गया। यानी 4 साल के लिए मेरा पूरा कितना ब्याज लगेगा, तो 52% में लगेगा। तो यहाँ पास मेरा मूलधन कितना था, तो 6150 है। तो यहाँ पास आपका इसका 52% निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये हो जाएगा मेरे को क्या देगा, तो 4 साल का ब्याज देगा। बात को समझ गए, ये 4 साल का ब्याज देगा। मगर आपसे क्या पूछा, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताए। तो यानी आपका क्या होगा, पहले का जो आपका मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये आपको सिर्फ ब्याज देगा। तो जैसे इसका ब्याज आएगा, तो जो भी ब्याज आएगा आपको मूलधन में जोड़ देना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिलहाल आपको क्या करना है, तो आपका ब्याज कितना है 52% है, और आपको पता है मूलधन अपने में कितना है 100% है। तो 100% अब प्लस 52%, तो काम कीजिए, आप क्या कीजिए 152% निकाल दीजिए। तो अब आप इसको निकालेंगे तो सिंपल सा 6150 का ही निकालना है ना आपको, क्योंकि यही तो आपको राशि है। तो यहाँ पास 152% निकाल दीजिए। तो ये आपको जोड़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। 5 का पारा में 2 बार में, 5 का पारा में 12 25 60 और 1 3, फिर 2 का पारा में यहाँ क्या क्या 7 7 2 14 1 और 6 76, यानी 123 गुना 76, जैसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9348 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 772 से बढ़कर 965 हो जाती है। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी के सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने आपको सेट में करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोला आपका 772 से सिलेंडर का दाम बढ़ के कितना हो गया 965 हो गया। तो देख लीजिए पहले कितना प्रतिशत दाम का वृद्धि हो रहा। तो 772 से 965 हो गया, तो कितना दाम पहले रुपया बढ़ रहा। तो 5 तो 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 16 से 7 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपका 8 से 7 जाएगा 1, यानी 193 रुपये गैस में दाम बढ़ रहा। तो यहाँ पर सब क्या करेंगे अब हम लोग, तो 193 रुपये बढ़ रहा, कितना से बढ़ रहा 772 से बढ़ रहा। तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा। तो ये आपका कट गया यहाँ से आपका 4 बार में, और 4 का भी में 25 बार में, यानी आपका सिलेंडर में दाम 25% का वृद्धि हो रहा। क्लियर है। अब आपको पता चल गया 25% का वृद्धि हो रहा, मतलब क्या 1/4 का वृद्धि हो रहा। यानी पहले आपका सिलेंडर था 4 रुपये का, अब आपका 1 रुपया और बढ़ गया सिलेंडर में। ठीक है, यानी अब आपका सिलेंडर हो गया 5 रुपये का। अब आपको समझ आ गया 4 रुपये सिलेंडर का दाम था पहले, अब आपका हो गया 5 रुपये। तो आपसे क्या पूछा कि खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे। तो देखिए 5 हो गया और आपको 4 पहले था, तो कितना कम करेंगे, तो 1 कम करेंगे। अब 1 आपका चूंकि कम करेंगे तो किससे कम करेंगे, तो 5 रुपये से कम करेंगे। तो 1/5, इसका प्रतिशत तो ही पूछा, तो गुना 100। तो आपका 5 बार में ये काट देंगे, मतलब 20 बार में, तो ये आपका आ गया 20, यानी 20% आपको खपत कम करना होगा, तब जाके आपका वही आपका जो खर्चा चल रहा था पहले जितना वही चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका 5427 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 से इसको भाग दे दीजिए, जो भी शेषफल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको 9 का तो पहाड़ा जान रहे हैं, तो यहाँ पास आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 9, देखिए 5427, तो 9 6 54 होता है, खत्म। ठीक है, और 9 3 27 होता है, तो खत्म ये भी। तो आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, तो कुछ नहीं बच रहा, यानी 0। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, रिचर्ड दौड़ का पहला हिस्सा 130 मील प्रति घंटा के गति से और दूसरा हिस्सा 520 मील प्रति घंटा के गति से तय करता है। दोनों हिस्सा की औसत गति मील प्रति घंटा में बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया था। आपको क्या पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है, और यहाँ पास आपको कौन सा दे दिया है, तो 2 ठो आपको गति दे दिया गया, एक ठो 130 दिया है, एक ठो 520 दिया है, और कोई भी समय नहीं दिया है। जब आपके पास कोई भी समय ना दिया हो, जब आपसे औसत गति सिर्फ पूछे 2 गति दे के, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला में डाल लेना होता है, यानी 2 इंटू S1 इंटू S2 S1 प्लस S2। ठीक है, ये S1 आपका पहला स्पीड, S2 आपका दूसरा स्पीड, ये आपको दे देगा निकाल के औसत गति। ठीक है, यहाँ पास आपको टाइम जब नहीं दिया हो तब आपको इस तरीका से करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसको डाल लीजिएगा। तो यहाँ पास मैं डाल के दिखा देता हूँ, यानी 2 इंटू 130
गुना 520 और इसको जोड़ लीजिए 0 0 3 2 5 5 1 6। बस सॉल्व कर लीजिएगा, 0 0 का कट गया, 13 5 कट गया। अब 5 का पारा में ये आपका 100 बार में तो ऐसे ही हो गया, 104 हो गया। ठीक है, यानी 104 गुना 2 तो आ गया आपका 208 किलोमीटर प्रति, मतलब किलोमीटर नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये तो आपका क्या में था, मील प्रति घंटा में, यानी आपका मील प्रति घंटा में। ठीक है, 208, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 324 में खरीदा और रुपए 405 में बेचा, लाभ प्रतिशत बताया। तो सिंपल सा है, 400, अब देखिए 324 का चीज़ 405 में बेच रहा है, तो कितना रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ से आपका हो गया 76 रुपया 400 होने में और 5, यानी 81 रुपये ज़्यादा में बेच रहा। अब कितने से ज़्यादा में बेच रहा, तो 324 रुपये में ज़्यादा, मतलब क्रय मूल्य इतना है ना, क्रय मूल्य तो यही है ना। अब लाभ प्रतिशत आप क्रय मूल्य में देखेंगे, तो ये आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 81 का पारा में 4 बार में और 4 का पारा 25 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% उसको मुनाफा हो रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जैसे आंसर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सलीकरण से है, यहाँ पास आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर जाके लॉन्ग ब्रैकेट को खोलिएगा। ठीक है, बोर्ड मास को ध्यान देके, तो 30 से 5 जाएगा, 25 हो गया। फिर आपका ये 52 आ गया, अब 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जा रही है आपका, 25 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, यानी 27 हो गया। तो ये मेरा सॉल्व जब किया तो कितना आ गया मेरा, ये 27 आ गया। अब प्लस चूँकि दिया हुआ है और ये आपको 10 दिया हुआ है और ये आपका यहाँ हो गया, तो 10 और 27 कितना हो गया, तो ये आपका 37 हो गया। अब प्लस 202 है आपके पास, तो 202 प्लस 37 तो 239। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए 92 नंबर। यहाँ क्या बोला अब आपका, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 7,320 है, तो निवेश राशि बताए। तो सिंपल सा क्वेश्चन फिर से आपको बोला, यहाँ पास आपको मूलधन नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका मूलधन ही पूछा है। अब आपको क्या बोला है, ब्याज दर कितना है, यानी रेट है आपका 12%। अब 5 वर्ष के लिए है, यानी टाइम भी है 5 वर्ष के लिए। और आपको कितना ब्याज हो रहा, यानी आपका SI, तो ये है आपका 7,320। इसको आप जिस तरीके से भी बना सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो देखिए 5 साल के लिए पूरा कितना ब्याज लगेगा, तो देखिए 12% का ब्याज दर से 5 साल में कितना पूरा ब्याज लगेगा, तो 12 गुना 5, यानी पूरा ब्याज मेरा लगेगा 60% मूलधन का, मूलधन का 60%। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, जब आपका 60% पूरा ब्याज दर लगेगा तो आपको ब्याज तो दे ही दिया गया, कितना, 7,320, यानी आपका 60% है 7,320। तो आपको क्या पूछा है, निवेश राशि बताए, मतलब आपका 100% का वैल्यू पूछा है आपसे, सिंपल सा। तो बस निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड से, 100 60 नीचे आ गया, ऊपर आपका 100 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 का पारा में 12 6 72 और 1 और 2, यानी 12 20 और यहाँ पास एक 0 और है, तो कितना आ गया आपका 12,200। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। या तो फिर आप इसको इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं अगर ये वाला में, तो आप डायरेक्ट फार्मूला जानते होंगे, SI क्या होता है, P/R/T बटा 100। तो यहाँ पास आपको ये दिया हुआ है, ये तो फार्मूला में होता है, ये निकालना है। ठीक है, यही निवेश निकालना है, और आपको रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो आप इसको जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पास क्या करेंगे उस तरीके से आप, ये 7,320 ये गुना 100 और यहाँ पास आपका 12/5, ये आपको प्रिंसिपल दे देगा। तो सॉल्व करेंगे, 5 20, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, 12 6 72 और 1, यानी 610 गुना 20। तो आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12,200 ही आने वाला है। क्लियर है, घुमा फिरा के जैसे ही बनाइए आंसर वही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ 3 2 1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन पेंसिल रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 2 2 रुपये बॉक्स पर खर्च की गई तो राशि 960 रुपये है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोला है, कोई बॉक्स में 3 चीज़ है, पेन पेंसिल रबड़, किस अनुपात में है, तो 3:2:1 अनुपात में है, यानी 3x 2x और x। ठीक है, यही अनुपात में है। अब क्या बोला, यदि प्रत्येक पेन पेंसिल रबड़ का मूल्य दे दिया, कैसे कैसे, 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपया। ठीक है, क्रमांक में है, तो ये 3 रुपये वाला पेंसिल है। ठीक है, ये आपका 2 रुपये का चीज़ है और ये आपका 2 रुपये का चीज़ है। अब आपको क्या बोला कि बॉक्स पर खर्च की गई राशि 960 है, यानी ये तीनों चीज़ का दाम कितना है, 960 है।
तो 3 × 3 9x प्लस 2 × 2 4x प्लस 2x तो 2x। तो इसका कितना था पूरा कुल खर्च, तो 960 था। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, 9 × 4 13 और 13 × 2 15, यानी 15x = 960। तो यहाँ से काट लेंगे 15 का पारा में, तो 15 6 90 हो गया। ठीक है, 6 कैरी हो गया, 6 0 15 चौके 60। तो क्या आ गया आपका x निकल के, x आपका 64 आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताए। तो मेरा पेन कौन था, तो पेन मेरा ये वाला था मेरा पेन, यानी 3x मेरा पेन था। तो यानी 3x और x का वैल्यू क्या है मेरा 64 है। तो 64 × 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 64 × 3 हो जाएगा 192, यानी 192 टोटल पेन है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 192। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका DI से क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ये DI भी सेम उसी टाइप का DI है। ठीक है, बस डाटा आपको आंकड़े अलग कर दिया गया। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी तरीक़ा से मैं देख लीजिए, 2001 से लेकर 6 में आपका कंपनी XY द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हज़ारों में दे दी गई है, उसी तरीक़ा से है। तो यहाँ पास आपको क्या क्वेश्चन बोला गया, फिलहाल देखिए दिए गए वर्ष में दोनों कंपनियां के कुल उत्पादनों के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या बोला, दिए गए दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन का बीच का अंतर बताएं। तो दोनों कंपनियों को क्या है, तो यहाँ पास आपके सामने ये DI आ चुका है। दोनों कंपनी का कुल वर्ष का अंतर बताना है आपको, यानी ये आपका देखेंगे अगर कौन है आपका X, हाँ ये देखिए एक्स कंपनी का 2002 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, ये पूरा 6 वर्ष का एक्स कंपनी का पूरा आपको जोड़ लेना है कितना उत्पादन हुआ। उसी तरीक़ा से वाई कंपनी का 6 वर्ष का आपको पूरा जोड़ लेना है। अब जितना जोड़ेंगे जो भी एक्स आएगा और यहाँ पर मान वाई आएगा, तो बस इसी का अंतर पूछा, यानी x - y आप कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको PDF दूंगा, आप लोग खुद बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तो ये आपका सलीकरण से है 95 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा है, 20 5 10, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 ही हो जाएगा। तो 20 का 20 रहने दीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा, ऊपर 5 4 2 8 -2 2, तो 8 चौके 12, 12 से 2 जाएगा 10, यानी 10/20, काटेंगे क्या हो गया 1/2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। अब ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल। यहाँ क्या बोला आपका, एक निश्चित राशि 6-5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 408 है तो कुल राशि बताएं। तो देख लीजिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुका हूँ, मेरा बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस पूरा कर लीजिए, इसी टाइप से आपका एग्जाम में पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास है, आप बस उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या बोले आपका, कोई निश्चित राशि कितने अनुपात में बट रहा है, तो 6:5 में बट रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है मतलब। अब क्या बोला, यदि पहला भाग 408 रुपये है, यानी पहला भाग यानी ये वाला राशि आपको 408 रुपये बोला जा रहा है, तो आपसे पूछा कुल राशि बताए, यानी 6:5 रेशियो में आपका विभाजित किया जा रहा है। अब पहला रेशियो का मतलब पहला भाग का पैसा 408 है, यानी 6 रेशियो का वैल्यू कितना है, तो ये आपका 408 दे दिया गया। तो आपसे पूछा कुल राशि बताए, मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो, तो 11 रेशियो का आपसे वैल्यू पूछा, सिंपल सा। तो यहाँ पास आपका 6 रेशियो का वैल्यू कितना है, 408 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, बटा 6, यानी 6 × 36, 4 और 8, 8 × 48, यानी कितना आ गया, 1 रेशियो का वैल्यू 68 आ गया। तो आपको बता दीजिए 11 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 11 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका 8 आ गया, 8 × 6 14 और 6 1 7, क्या आ गया आपका 748 रुपये, जो कि ये आपका आंसर होता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, आपको मैंने जो करा दिया RPF कांस्टेबल में, आज मैंने आपको लगभग 26 क्वेश्चन के अराउंड करा दिया, और क्वेश्चन सब एक ही टाइप के क्वेश्चन सब है कांस्टेबल में। ठीक है, आप लोग वही सारा क्वेश्चन को देखिए, और बार बार अलग अलग डाटा से जो क्वेश्चन सब है, वो डाटा सबका क्वेश्चन को अलग अलग बार बार आप देख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बाहर आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग बस ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।